Students, Assalamu alaikum. The topic we will discuss during today's lecture is deleting and updating records in MySQL using PHP. Before starting the lecture, let's have a look what we studied during the last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि हम एक डेटाबेस में जो डाटा स्टोर किया हुआ है उसे हम कैसे रिट्रीव करते हैं और उसके बाद हम उस डाटा को कैसे डिस्प्ले करते हैं अपने वेब पेज पे। जब हमने डाटा रिट्रीवल पढ़ा तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है। उसके बाद हम सेलेक्ट कमांड के थ्रू डाटा को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमने डाटा को किस फॉर्म में डिस्प्ले करना है। अगर आप जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टेबल्स की फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं विद हेडिंग्स तो आपको एक टेबल जो है वो HTML कोड में लिखना पड़ेगा। जब हमने डिस्प्ले स्ट्रक्चर बना लिया तो उसके बाद हमने जो डाटा है उसे राइट करना है। डाटा राइट करने के लिए हमने जो PHP में फंक्शन है वो ये है कि हमने जब डाटा सेलेक्ट किया हुआ है तो पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, हमने रो वाइज उसे फैच करना है और उसे राइट करना है। हमने MySQL _fetch _array का फंक्शन पढ़ा जो कि सिलेक्टेड टेबल में से एक रो को फैच करता है और अरे की फॉर्म में रिटर्न करता है। इसके बाद हमने जो है एक वाइल लूप के थ्रू डाटा फैच करवाते रहे और जब तक हमें रोज़ मिलती रही हमने उन्हें टेबल में जो है वो डिस्प्ले करते रहे। तो इस तरह से हमने जो है स्टोर डाटा को रिट्रीव किया यूजिंग PHP। इसके बाद हमने जो कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन है उसके लिए हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी लिखी। लॉगिन फॉर्म बेसिकली हमने पहले से होम पेज पे डिज़ाइन किया हुआ था, हमने उसका एक्शन पेज लिखा। एक्शन पेज में हमने यूज़र की जो इनपुट थी उसे रिट्रीव किया, डेटाबेस के साथ हमने कनेक्शन बनाया और यूज़र की इनपुट जो ईमेल और पासवर्ड था हमने डेटाबेस में से ऐसा रिकॉर्ड सेलेक्ट किया जिसका ईमेल और पासवर्ड वही था जो कि यूज़र ने हमें प्रोवाइड किया। अगर हमें एक रो जो है वो सिलेक्ट होकर मिल जाती है, इट मीन्स कि वो रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो हमने जो यूज़र की बाकी इन्फॉर्मेशन थी उसे सेशंस में सेशन वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लिया ताकि अगर हमें लॉगिन करने के बाद कहीं वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें दोबारा डेटाबेस के साथ जो है वो SQL इंस्ट्रक्शन ना लिखनी पड़े। ये बड़ा अहम पॉइंट था कि हम आज के लेक्चर में हम इसी यूज़ करेंगे कि जो यूज़र की इंफॉर्मेशन थी, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और यूज़र पिक्चर, ये इंफॉर्मेशन हमने सेशंस वेरिएबल में जो है वो स्टोर करवा ली थी और हमने जो है जब लॉगिन करने के बाद हमें चाहिए थी तो हमने वो प्रोफाइल बॉक्स बनाया था यूज़र पेज के ऊपर, वहाँ पे हमने डायरेक्टली सेशन से जो है वो एक्सेस किया था। जब हमें कोई रो नहीं मिली लॉगिन, जब हमने इंस्ट्रक्शन लिखी सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन, जब हमें कोई रो नहीं मिली तो हमने एरर मैसेज के साथ रीडायरेक्ट हो गए जो होम पेज था हमारा index.php वहाँ पे। तो इस तरह से हमने जो है लॉगिन एप्लीकेशन का जो है लॉगिन फंक्शन का एक्शन पेज लिखा। आज यहीं से हम आगे जो है पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो की डेटाबेस फंक्शंस होते हैं, डाटा इंसर्ट करना, डाटा रिट्रीव करना, ये दो फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं। जो मज़ीद फंक्शंस हैं डेटाबेस के वो डाटा को डिलीट करना और डाटा को अपडेट करना। ये दो फंक्शंस जो हैं वो हम आज के
लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डाटा को डिलीट करना। डिलीटिंग रिकॉर्ड इन MySQL यूजिंग PHP। अगर आप कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो टेबल में से डिलीट करना चाह रहे हैं, तो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद हम डिलीट का जो SQL इंस्ट्रक्शन है वो लिखते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाता है। अगर हम डेटाबेस कनेक्शन की बात करें तो हम ये पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं कि हम PHP कोड को कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ। आप दोबारा देखें कि MySQL_connect का फंक्शन होता है। इसमें हम लोकल मशीन की वजह से होस्ट नेम जो है वो लोकल होस्ट देते हैं, और जो यूज़र हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए वो रूट। पासवर्ड एम्प्टी होता है। अगर जो है सक्सेसफुली सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं बनता तो हम एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। इसी तरह से जब हमने सर्वर के साथ कनेक्शन बना लिया तो अब हमने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। इसके लिए MySQL_select_db का फंक्शन हमने यूज़ किया, और जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं वो टेस्ट डेटाबेस के नाम से हमने क्रिएट किया था। अगर डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट हो जाता है तो वेल, अदरवाइज जो है डाई के थ्रू हमने जो है एक एरर मैसेज जो है वो जनरेट करवा दिया। और इसके बाद हमने जो है PHP ब्लॉक को ख़त्म कर लिया। तो हम करते इस तरह से हैं कि इस कोड को हम एक connection.php के नाम से फाइल हमने क्रिएट की थी, उसमें हम स्टोर कर लेते हैं, और जहाँ पे हमें डेटाबेस कनेक्शन चाहिए होता है तो हम इस फाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम डिलीट का SQL इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं। डिलीट का जो SQL इंस्ट्रक्शन है उस लिखने के लिए जो कीवर्ड जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है वो डिलीट फ्रॉम, उसके बाद हम टेबल नेम लिखते हैं, और वेयर अगेन कीवर्ड है, और कंडीशन कि हमने किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो ये ओवरऑल एक सिंटैक्स बनता है डिलीट का जो SQL इंस्ट्रक्शन है उसका। आप एक एग्जांपल देखें। डिलीट फ्रॉम यूज़र्स। यूज़र्स वो टेबल है जो कि हम प्रीवियस एग्जांपल्स में भी यूज़ करते आए हैं। वेयर यूज़र _ID इज इक्वल टू 5। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो जो डेटाबेस में यूज़र _ID 5 के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है वो डिलीट करना चाहें तो ये कंडीशन देखें आप। डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र_ID इज़ ग्रेटर देन 5। तो इस जो SQL इंस्ट्रक्शन है इसमें हमने जो कंडीशन दी है वो यूज़र_ID इज़ इक्वल टू 5, तो इज़ ग्रेटर देन 5। तो जब भी यूज़र_ID जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा तो वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। आइए अब हम स्क्रिप्ट देखते हैं डिलीट का। हमने PHP ब्लॉग स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया। इसके लिए हमने इंक्लूड की कमांड के थ्रू connection.php की फ़ाइल जो है उसे हमने इंक्लूड करवाया, और इसके बाद हमने SQL इंस्ट्रक्शन लिखी है जिसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $SQL इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र_ID इज इक्वल टू 5। इसके बाद हमने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया MySQL_query का फंक्शन, और इसमें हमने पैरामीटर के तौर पे $SQL जिसमें डिलीट का इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड किया। और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो यूज़र_ID के अगेंस्ट रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो रिकॉर्ड यूज़र्स के टेबल में से डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद
हमने PHP ब्लॉक को ख़त्म कर दिया। तो आप देखें कि इस स्क्रिप्ट में हमने वो दोनों स्टेप्स परफॉर्म किए। सबसे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया और कनेक्शन बनाने के बाद हमने डिलीट की कमांड को एग्जीक्यूट किया और स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो कि हमने कंडीशन में मेंशन किया है वो रिकॉर्ड डेटाबेस में से उस टेबल में से डिलीट हो जाएगा। अभी तक के लेक्चर में हमने रिकॉर्ड डिलीट करने के जो मैकेनिज़्म है उसका एक ओवरव्यू देखा कि PHP में हम जब किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका क्या मैकेनिज़्म होता है। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम जो रिकॉर्ड है उन्हें डेटाबेस में से हम डिलीट करेंगे। इस एग्जांपल में हम बेसिकली जो लास्ट लेक्चर का डाटा रिट्रीव करने का जो फंक्शन था हम उसे एक्सटेंड करेंगे। हम सबसे पहले डाटा को रिट्रीव करेंगे टेबल में से और उसके बाद हम हर रिकॉर्ड के साथ जो है वो एक्शन का एक कॉलम ऐड कर देंगे। उस एक्शन के कॉलम में हम एक डिलीट का लिंक देंगे या डिलीट का बटन बनाएंगे। यूज़र जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेगा तो वही स्पेसिफिक जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे स्लाइड पे जैसे आपको रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं कि जो हमने डाटा रिट्रीव किया है वो एक टेबल के फॉर्म में है और जो 4 वैल्यूज़ हम लास्ट एग्जांपल में भी देखा था कि हमने ऐड करवाई थी टेबल में, उन्हीं वैल्यूज़ को रिट्रीव किया और 5th कॉलम जो है हमारे पास वो एक्शन का कॉलम है। इस कॉलम में आप देखेंगे रिकॉर्ड के अगेंस्ट हमने डिलीट का बटन बनाया। यूज़र जैसे ही डिलीट के बटन लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो PHP का स्क्रिप्ट जो है वो कॉल होगा और वो इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। इसका कोड स्टार्ट करने से पहले हम इसके डिलीशन के मैकेनिज़्म पे बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि यूज़र जैसे ही डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो डिलीट का स्क्रिप्ट कॉल होता है और वो इस रिकॉर्ड को डेटाबेस में से डिलीट कर देता है। इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि हमने जब डिलीट के स्क्रिप्ट को कॉल करना है तो हमने इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड का जो आईडी है वो भी साथ में पास करना है, क्योंकि डिलीट के स्क्रिप्ट को हमने पहले ये बताना है कि हमने कौन सा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना है। तो जब हम लिंक करेंगे डिलीट के पेज को तो बेसिकली उसमें हम जो है साथ में रिकॉर्ड का जो आईडी है वो भी हम पास करेंगे। जब हम डाटा को रिट्रीव किया था हमने लास्ट एग्जांपल में तो हमने जो टेबल यूज़ किया था वो हमारे पास यूज़र्स का टेबल था। यूज़र्स के टेबल में हमने जो फील्ड्स या कॉलम्स बनाए थे वो यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड और यूज़र अंडरस्कोर पिक्चर। तो जो फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट फील्ड है वो आईडी और बाकी के जो 4 फील्ड्स हैं वो यूज़र से रिलेटेड डाटा को स्टोर करते हैं। तो जब हमने डाटा को डिस्प्ले किया था तो सबसे पहले हमने डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया था। उसके बाद हमने सिलेक्ट की कमांड लिखी थी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स और उसके बाद हमने जो है एक टेबल स्टार्ट किया था जिसमें हमने डाटा को डिस्प्ले करना था। इस टेबल में जो फर्स्ट रो थी, जो हेडिंग रो थी, उसमें हमने यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड और यूज़र पिक्चर, ये 4 हमारे पास जो है वो कॉलम्स थे और जिनका हेडिंग्स हमने ये रखी थी। अब हमें जो सबसे पहला काम करना है वो तो ये करना है कि हमें एक 5th कॉलम जो है वो ऐड करना है। हमने एक और TH टेबल हेडिंग जो है वो स्टार्ट की और उसमें हमने एक्शंस जो है वो
कॉलम नेम रख लिया और इसके बाद हमने th को क्लोज कर लिया। तो अब देखें जब ये टेबल डिस्प्ले होगा तो हमारे पास 4 के बजाय 5 कॉलम्स होंगे और जो 5th कॉलम होगा उसका नाम जो है वो एक्शंस होगा, उसकी हेडिंग जो है वो एक्शंस होगी। इसके बाद हमने एक लूप लिखा था जो कि 1 बाय 1 जो सिलेक्टेड डाटा है उसकी रोज़ को फैच करके रे की फॉर्म में रिटर्न कर रहा था। हम उस रे को डॉलर रोज़ का एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर रहे थे और उसके बाद हम जो है वो टेबल की रो के अंदर रिकॉर्ड को जो है वो राइट कर रहे थे। अब देखें कि हमने जो है ये लूप स्टार्ट किया। इसके बाद हमने जो है लूप के अंदर एक रो स्टार्ट की और उसका जो फर्स्ट सेल था उसमें हमने डॉलर रो के इंडेक्स 1 को राइट किया था हमने इको के थ्रू। आप देखेंगे जो रो हमें रिटर्न हो रही थी उसमें जो है हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर आईडी था और 1 इंडेक्स के ऊपर जो है नेम पड़ा हुआ था। तो हमने नेम को डिस्प्ले करना तो हमने इंडेक्स नंबर 1 दिया। इसी तरह से 2, 3 और 4, जो 4th इंडेक्स था वो इमेज था तो हमने जो है इमेज और सोर्स में जो है वो इमेज का रेफरेंस दे दिया। अब हमें जो 5th सेल ऐड करना है, बेसिकली हमने इसमें जो है लिंक करना है delete.php को और उसके साथ हमने जो 0 इंडेक्स के ऊपर आईडी पड़ा हुआ है उस आईडी को हमने लिंक के साथ अटैच करना है। आप ये जो अभी लाइन हमने ऐड की है कोड में, इसमें आप देखेंगे हमने ahref और delete.php हमारी स्क्रिप्ट का नाम है और आईडी के नाम से हमने जो है वो 0 इंडेक्स को अटैच किया लिंक के साथ। इसके बाद हमने डिलीट का जो है वो टेक्स्ट लिखा, यानी जो लिंक का टेक्स्ट है वो डिलीट है और ए के लिंक को हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे जितनी दफ़ा लूप चलेगा हर रिकॉर्ड के साथ ये लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहेगा और जो आईडी अटैच होगी वो करंट रिकॉर्ड की आईडी अटैच होगी। इस लाइन को हम डिटेल में देखते हैं, यानी ये जिसमें हमने लिंक किया और साथ में हमने आईडी को अटैच किया। आप देखेंगे हमने ए का टैग स्टार्ट किया लिंक करने के लिए और href का जो एट्रीब्यूट है उसमें हमने पेज का रेफरेंस दिया delete.php। इसके बाद आप देखेंगे हमने आईडी को आगे सेंड करना है। तो आईडी को हमने किस नेम से सेंड करेंगे, क्योंकि जब ये आईडी सेंड होगी तो ये यूआरएल के साथ अटैच होके जाएगी, यानी हमने delete.php के पेज को एक्सेस करना है तो साथ में जो है जब यूआरएल के साथ ये आईडी भी अटैच होके जाएगी। तो आप देखेंगे हमने और फिर नेक्स्ट पेज में हमने आईडी को किस नेम से जो है वो गेट करना है, गेट की अरे में से, तो उसके लिए हमने आईडी का नेम रखा है। इसके बाद आप देखेंगे जो डॉलर रोज़ का वेरिएबल था जिसमें हम रोज़ को फैच कर रहे थे, उसमें जो 0 इंडेक्स था उसमें जो है हमारे पास आईडी पड़ा हुआ था इस रिकॉर्ड का जो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने आईडी को जो वैल्यू असाइन की है वो 0 इंडेक्स असाइन किया और उसके बाद डिलीट का टेक्स्ट है और लिंक जो है वो क्लोज हो रहा है। आप देखेंगे जब एक दफ़ा लूप चलता है और उस लूप में जो आईडी आता है रिकॉर्ड का, फॉर एग्जांपल वो 1 है, तो जब ये लिंक क्रिएट होगा उस रिकॉर्ड के साथ तो वहाँ पे आईडी जो रोज़ 0 इंडेक्स है वहाँ पे 1 पड़ा होगा, तो उस रिकॉर्ड के साथ जो लिंक क्रिएट होगा आईडी 1 अटैच हो जाएगा। जब सेकंड टाइम लूप चलता है तो लूप में जब लिंक का कोड क्रिएट एग्जीक्यूट होगा तो एक लिंक क्रिएट करेगा और उस टाइम पे जो अगर आईडी उसे 2 मिलता है तो उस लिंक के साथ आईडी 2 अटैच कर देगा। तो इस तरह से जब भी यूज़र क्लिक करेगा डिलीट पे तो उस रिकॉर्ड का जो आईडी होगा वो
URL के साथ अटैच होके जो है नेक्स्ट पेज पे हम जब पहुंचेंगे तो जो है URL के साथ अटैच जो डाटा है उसे गेट के सुपर ग्लोबल अरे में से हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो जब हमें आईडी मिल जाएगा तो हम उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड के अगेंस्ट डिलीट का जो है वो कमांड लिख सकते हैं। आइए हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि जो एग्जांपल हम बनाना चाह रहे हैं उसका सॉल्यूशन का मैकेनिज्म क्या होगा। अब हम जो एक्चुअल कोड है उसे देखते हैं कि ये जो एग्जांपल है वो हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम HTML का जो स्टार्टिंग टैग्स हैं वो लिखा हमने HTML और हेड, और उसके बाद जो बॉडी का टैग है वो स्टार्ट होता है। बॉडी के टैग में सबसे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो अगेन हमने कनेक्शन डॉट PHP की जो फाइल है उसे इंक्लूड किया। इसके बाद हमने डेटाबेस में से डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के लिए हमने जो SQL की इंस्ट्रक्शन लिखी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, यानी जो यूज़र्स टेबल का तमाम रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद हमने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है MySQL_query के फंक्शन के थ्रू, और जो रिज़ल्ट आता है यानी पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट होके $result वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। अब आप देखेंगे जो $result वेरिएबल है उसमें सारे का सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब हमने जो है टेबल का कोड लिखना है जिसकी हेडिंग रो बनाएंगे, और उसके बाद हम जो $result में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसे फैच करेंगे लूप के अंदर। देखिए हमने हेडिंग कोड लिखा है, इसमें लाइन नंबर 13 से लेके लाइन नंबर 17 जो है यहाँ पे हमने TH के थ्रू सेल्स बनाए हैं फर्स्ट रो के, और इसमें आप देखिए लाइन नंबर 17 के ऊपर हमने जो एक्शन का सेल है वो ऐड किया है। जब हमने फर्स्ट रो बना ली तो अब हमने लूप स्टार्ट करना है वाइल जो कि रोज़ को फैच करेगा। आप इसमें देखेंगे हमने वाइल का लूप स्टार्ट किया और $rows का जो वेरिएबल है उसमें हम रोज़ को फैच करके स्टोर कर रहे हैं MySQL_fetch_array, और उसे हमने $result, जिसमें हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हमने जो यूज़र्स टेबल है उसके रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करके हमने स्टोर किया था। तो हम $result के वेरिएबल में से रिकॉर्ड्स को फैच करेंगे और जब तक हमें रिकॉर्ड्स मिलते रहेंगे ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसके बाद हमने रिकॉर्ड्स को राइट करना है। हमने लूप के अंदर एक रो स्टार्ट की और उस रो में आप देखें लाइन नंबर 24 के ऊपर हमने 1 इंडेक्स, 25 पे 2 इंडेक्स और 26 पे 3 इंडेक्स, यानी जो नेम, ईमेल और पासवर्ड था उन्हें हमने डिस्प्ले किया। और लाइन नंबर आप 27 देखें तो इसमें हमने जो इमेज है उसे डिस्प्ले किया है यूजिंग इमेज टैग। इसके बाद देखें कि जो 5th कॉलम बनता है उसमें हमने ahref का जो कोड है वो लिखा है लिंक करने के लिए। delete.php जो है हमारे पेज का नाम है जिसे हमने लिंक किया है, और क्वेश्चन मार्क आईडी के नाम से हमने जो रोज़ का 0 इंडेक्स है उसे हमने पास किया है। आप देखेंगे जब फर्स्ट रो फैच होके $rows में स्टोर हुई थी तो 0 इंडेक्स के ऊपर आईडी था और बाकी इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज़ थी। बाकी वैल्यूज़ हम ऊपर डिस्प्ले कर चुके हैं। जो 0 इंडेक्स पे user_id की वैल्यू है वो वैल्यू अब हमने लिंक के साथ अटैच की है। इसके बाद आप देखेंगे जो लिंक का टेक्स्ट है वो डिलीट है और लिंक जो है वो क्लोज हो रहा है। इसके बाद हमें जो है लूप को क्लोज करना है, यानी लूप के अंदर ये रो जनरेट होती रहेगी और उसके बाद जो है जब लूप ख़त्म होगा तो हमने टेबल को क्लोज किया हुआ है। अभी आपने जो है प्रीवियस स्लाइड्स में जो एग्जांपल हम बना रहे थे उससे डाटा को रिट्रीव किया और रिट्रीव करने के बाद हमने जो
डिलीट है उसका जो कोड लिखा है, डिलीट के हमने लिंक्स जो हैं वो रन टाइम पे ऊपर जनरेट किए हैं। अब हमने जो delete.php है उसके फंक्शन को देखना है, उसके कोड देखना है कि वो कैसे हम लिखेंगे। आप देखेंगे हमने जब लिंक क्रिएट किया था तो हमने आईडी के नेम से उस रिकॉर्ड का जो आईडी है उसे अटैच किया था। सबसे पहले हम उस आईडी को जो है वो रिट्रीव करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब लिंक क्रिएट होता है और हमने कोई साथ उसके कोई वैल्यू अटैच करते हैं तो वो यूआरएल के साथ अटैच होके जाती है, और जो भी वेरिएबल्स यूआरएल के साथ अटैच होके जाते हैं वो $_get की जो सुपर ग्लोबल अरे है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जाके स्टोर हो जाते हैं। अगर हम उन्हें रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो हम $_get के फंक्शन के साथ हमने उन्हें रिट्रीव किया और $ID जो वेरिएबल है उसमें हमने स्टोर कर दिया। तो इस तरह से उस रिकॉर्ड का जो आईडी है हमारे पास वो हमें इस एक्शन पेज पे मिल गया। फिर हमने डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्शन बनाया, जो कनेक्शन का पेज था उसे हमने इंक्लूड करवा लिया, और इसके बाद हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखी है डिलीट की वो डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, टेबल नेम आ गया यूज़र्स, वेयर user_id इज इक्वल टू $ID। तो जो आईडी हमने गेट की है उस रिकॉर्ड की, उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हमने डेटाबेस में से जो है वो डिलीट कर दिया। इसके बाद हमने जो इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट किया MySQL_query के थ्रू, और उसे हमने पैरामीटर के तौर पे $SQL जो है वो पास किए, और इसके बाद हमने जो है लाइन नंबर 7 पे जाके इस कोड को एंड कर दिया। तो आप इस तरह से देखेंगे, ये सबसे पहले हम आईडी को रिट्रीव करते हैं और डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं और डिलीट की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाते हैं। इस एग्जांपल का जो डेमोन्स्ट्रेशन से पहले हम इसमें एक मज़ीद फंक्शन ऐड करते हैं। बेसिकली जब हमने जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है डायलॉग बॉक्सेस पढ़े थे, तो उसमें एक डायलॉग बॉक्स था कन्फर्म का। कन्फर्म का डायलॉग बॉक्स जो है वो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करता है, और यूज़र अगर ओके प्रेस करता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज़ जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है। कन्फर्म बॉक्स का जो एक बहुत बेसिक यूज़ है वो हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए जब हम बटन पे या लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे हम एक कन्फर्म बॉक्स के थ्रू यूज़र से कन्फर्मेशन ले लेते हैं कि क्या वाकई ही आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अगर यूज़र ओके प्रेस करे तब हम जो है उस लिंक को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए हमें जो लिंक हमने क्रिएट किया था उसमें जो कोड ऐड करना है, आप देखेंगे उसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने कंफर्म बॉक्स की जो है वैल्यू से रिटर्न करवाया। अगर हमें ट्रू रिटर्न होता है तो ये लिंक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो ये लिंक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जस्ट आपने जो प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने लिंक क्रिएट किया था उसमें उसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर आपने कंफर्म बॉक्स एक डिस्प्ले करना है, उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाना है। और कंफर्म बॉक्स में आप जो है कोई भी मैसेज, जैसे इस एग्जांपल में देखें डिलीट दिस अकाउंट का एक मैसेज डिस्प्ले होगा, और यूज़र अगर डिलीट करता है उस रिकॉर्ड को ओके प्रेस करके तो वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। आइए अब हम इस सारे कोड का जो है वो एग्जांपल उसे हम ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे हम सबसे पहले जो है वैम्प सर्वर के होम पेज पे जाते हैं, और वहाँ से हम जिस भी वेबसाइट को हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने जो व्यू का पेज था
और उसके साथ जो है डिलीट का जिसे हमने लिंक किया था और कनेक्शन की फ़ाइल, इन फाइल्स को हमने जो है स्टोर किया हुआ है लेक्चर 31 के नाम से। आप देखें कि हमें वैम्प के होम पेज पे लेक्चर 31 का फोल्डर नज़र आ रहा है, यूर प्रोजेक्ट्स के जो कैटेगरी है उसमें। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास लिस्ट आ गई फाइल्स की जो कि एग्जिस्ट करती हैं इस लेक्चर 31 के फोल्डर में। इसमें आप देखें व्यू के ऊपर क्लिक किया तो डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं वो हमें डिस्प्ले हो गए। आप देखें कि इसमें हमारे पास जो है यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, यूज़र पिक्चर, ये 4 वैल्यूज़ जो हैं वो डेटाबेस में से हमने रिट्रीव किए हैं। और साथ में हमने जो एक्शन का कॉलम ऐड किया था उसमें आप देखें हमारे पास डिलीट के जो हैं वो बटन्स बने हुए हैं, लिंक्स बने हुए हैं। आप क्लिक करें किसी डिलीट के तो आप देखें कि हमारे पास जो है एक कंफर्म बॉक्स आ गया कि क्या वाकई आप डिलीट करना चाह रहे हैं। अगर हम कैंसिल प्रेस करते हैं तो लिंक जो एग्जीक्यूट नहीं होता, हम उसी पेज पे रहते हैं। तो जैसे हमने कैंसिल प्रेस किया तो जो कंफर्म बॉक्स है उसने फॉल्स रिटर्न किया और जो है वो लिंक का कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखिए हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और हम ओके पे अब प्रेस किया। आप देखें कि एड्रेस बार में आप देख सकते हैं कि उस रिकॉर्ड का आईडी जो है वो पास हुआ और इस जो डिलीट का स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ। इट मीन्स के डिलीट के स्क्रिप्ट ने इस आईडी को रिट्रीव किया और यूज़र्स के टेबल में से वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जिसका आईडी 11 था। आइए अब हम दोबारा देखते हैं जाके कि वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं। हमने रिफ़्रेश किया पेज को तो आप देखें कि अब हमारे पास जस्ट एक जो है रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है और जो सेकंड रिकॉर्ड था वो डेटाबेस में से डिलीट हो गया। हमने देखा कि हम डेटाबेस में से रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं। आइए अब हम जो आज के लेक्चर का सेकंड मेजर फंक्शन था रिकॉर्ड को अपडेट करना, उसे पढ़ते हैं। अगर हम रिकॉर्ड अपडेट की बात करें तो रिकॉर्ड को अपडेट करने की जो बेसिक स्टेप्स हैं हमारे पास, वो सबसे पहले तो हमारा जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन होना चाहिए और इसके बाद जो है हम अपडेट की जो एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन है वो लिखते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब अपडेट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो कि हमने अपडेट की इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है उसे अपडेट कर देगी और उसकी जगह जो है वो नई वैल्यूज़ डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगी उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड की जगह। जो फर्स्ट स्टेप है डेटाबेस कनेक्शन वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम अपडेट की इंस्ट्रक्शन एसक्यूएल के अंदर कैसे लिखते हैं। अपडेट का जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखने के लिए हमारे पास अपडेट का कीवर्ड होता है और उसके बाद हम टेबल नेम लिखते हैं कि हमने किस टेबल के रिकॉर्ड को जो है अपडेट करना है। इसके बाद हमारे पास सेट का कीवर्ड होता है और हम जो है जिस कॉलम नेम के अगेंस्ट कोई वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं हम 1 बाय 1 हर कॉलम को नई वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं और उसके बाद हम कंडीशन जो है वो लिखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ सेट करनी है आपने ये किस कंडीशन की बेस पे करनी है। तो ये ओवरऑल जो है वो सिंटैक्स होता है एसक्यूएल अपडेट इंस्ट्रक्शन का। आप एग्जांपल देखें कि हम अपडेट यूज़र्स, जो यूज़र्स का टेबल है हम उसे अपडेट कर रहे हैं। जो वैल्यूज़ हमने सेट की हैं अब देखें कि यूज़र्स के टेबल में हमने यूज़र अंडरस्कोर नेम के नाम से फील्ड बनाई थी, उसे हमने जो नई वैल्यू साइन करना चाह रहे हैं वो अली। यूज़र अंडरस्कोर ईमेल को हमने जो नया ईमेल एड्रेस असाइन किया है वो है ali@yahoo.com और इसी तरह से यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड को हमने जो पासवर्ड असाइन किया है वो है 123।
तो आप देखें कि हमने जो टेबल के कॉलम नेम्स हैं, हर नेम को 1 बाय 1 नई वैल्यू असाइन की, और आखिर में हमने जो है कंडीशन लिखी वेयर के क्लॉज यूज़ करते हुए, वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे हमने जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो जहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर आईडी 1 मिलेगा, तो उस रिकॉर्ड की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें नई वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है एसक्यूएल में इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं अपडेट के। आइए हम एक ओवरव्यू देखते हैं अपडेट का जो स्क्रिप्ट है पीएचपी में। जैसा कि मैंने बताया, हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होता है। हमने connection.php की फ़ाइल को इंक्लूड किया इंक्लूड कमांड के थ्रू। इसके बाद हमने $SQL एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया और उसे हमने अपडेट की जो इंस्ट्रक्शन है वो असाइन करनी है। कोटेशन मार्क्स के अंदर आप देखें अपडेट यूज़र्स सेट कीवर्ड यूज़र नेम अली, यूज़र ईमेल ali@yahoo.com, यूज़र पासवर्ड 123 और वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमने MySQL अंडरस्कोर क्वेरी के थ्रू इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे और हमने जो है PHP का जो ब्लॉक है उसे ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे जब ये स्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट होगा तो वो यूज़र आईडी 1 का जो वैल्यूज़ हैं उन्हें अपडेट कर देगा नई वैल्यूज़ के साथ। आइए अब हम एग्जांपल देखते हैं रिकॉर्ड अपडेट करने की। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने डाटा को डिस्प्ले किया था और उसमें एक्शन का जो कॉलम था वो ऐड किया था। अब एक्शन के कॉलम में हमने पहले डिलीट का जो बटन है वो ऐड किया था। अब हम नया बटन जो है वो लिंक जो है वो ऐड करेंगे अपडेट का। अपडेट का जो लिंक है, यूज़र जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करता है तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म में जो है यूज़र का जो प्रीवियस डाटा था वो हमें डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं यूज़र की पिक्चर को छोड़ के वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं नए फॉर्म में, और साथ हमने एक अपडेट का बटन जो है वो ऐड किया है लास्ट में कि यूज़र जैसे ही अपडेट पे क्लिक करें तो पुरानी वैल्यूज़ की जगह जो नई वैल्यूज़ हैं वो लिखी जाएं। तो आप देखेंगे अभी जो फॉर्म नज़र आ रहा है आपको अपने स्क्रीन पे, इस पे यूज़र की जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। अब फॉर एग्जांपल अब यूज़र जो है नई वैल्यूज़ ऐड करता है, जैसे लास्ट फॉर्म में हमने देखा कि जो नेम था वो उमर था, अब हमने जो नेम है वो असद महमूद ऐड कर दिया। इसी तरह से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हमने ये वैल्यूज़ चेंज कर दी। तो यूज़र जैसे ही अपडेट पे क्लिक करता है तो हमारे पास जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे वेब पेज पे तो वो अपडेटेड रिकॉर्ड होंगे। तो अब देखिए आप उमर जो नेम था उसकी जगह असद महमूद, और इसी तरह से ईमेल और पासवर्ड जो है वो अपडेटेड है। तो ये बेसिक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं अपडेट के लिए कि यूज़र जिस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है उसकी प्रीवियस वैल्यूज़ हमें फॉर्म में नज़र आनी चाहिए ताकि यूज़र को जस्ट वही वैल्यूज़ अपडेट करनी पड़े जिन्हें वो चेंज करना चाह रहा है। ये ना हो कि यूज़र जो है वो सारे की सारी ही वैल्यूज़ जो हैं उसे दोबारा से राइट करनी पड़े। तो प्रीवियस जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने फॉर्म में सेट किया और उसके बाद हमने जब अपडेट का बटन पे प्रेस होता है तो जो एक्शन पेज एग्जीक्यूट होगा वो एक्शन पेज जो है उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। तो आप इस तरह से देखें हमारे पास 3 पेज बनते हैं। पहला पेज जो डाटा को डिस्प्ले कर रहा है, सेकंड पेज वो फॉर्म है जो कि प्रीवियस डाटा को रिट्रीव कर रहा है,
और फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। अब यूज़र जो है फॉर्म के अंदर पुरानी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, वो नई वैल्यूज़ जो है उसमें जो स्पेसिफिक वैल्यू वो चेंज करना चाह रहा है वो वहाँ पे चेंज करेगा। अपडेट पे क्लिक होगा तो थर्ड पेज हमारा अपडेट एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि नई वैल्यूज़ को रिट्रीव करेगा और रिट्रीव करने के बाद अपडेट के थ्रू उन वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। अगर हम जो फर्स्ट पेज है इस एग्जांपल में वो व्यू पेज था जिसमें हम डाटा को व्यू कर रहे थे। अगर हम इस पेज की बात करें तो जो प्रीवियस हमने डिलीट का फंक्शन लिखा था, जस्ट उसमें हमें जो चेंज करना है वो ये करना है कि जहाँ पे हमने डिलीट का जो लिंक क्रिएट किया था वहाँ पे हम एक और लिंक क्रिएट कर देंगे अपडेट का। अपडेट आप देखें कि हमने जो डिलीट का जहाँ पे लिंक ख़त्म हो रहा था उसके बाद हमने एक पाइप सिंबल ऐड किया और उसके साथ ही हमने एक और लिंक जो है वो ऐड करवा दिया ahref update.php, और इसी तरह से हमने जो उस रिकॉर्ड का आईडी है वो साथ में हमने पास किया। यूज़र जैसे जो टेक्स्ट लिखा है हमने वो अपडेट है। यूज़र जैसे अपडेट पे क्लिक करेगा तो हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे update.php पे, और साथ ही यूज़र का जो इस रिकॉर्ड का आईडी है वो भी URL के साथ अटैच होके ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि हमने जो फॉर्म लिखना है और उस फॉर्म में हमने प्रीवियस वैल्यूज़ को यूज़र को डिस्प्ले करवाना है, तो ये कैसे होगा। आप देखेंगे जो रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है उसका आईडी URL के साथ जो है वो अटैच्ड है, और URL के साथ जो वेरिएबल अटैच्ड होते हैं वो $_get की सुपर ग्लोबल अरे में होते हैं। हम वहाँ से सबसे पहले तो रिकॉर्ड का जो आईडी है उसे रिट्रीव करेंगे, फिर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उस आईडी के अगेंस्ट उसे हम डेटाबेस में से जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फैच करेंगे। फैच करने के बाद हम एक फॉर्म स्टार्ट करेंगे और उस फॉर्म में हमने इनपुट फील्ड्स बनानी है। अब इनपुट फील्ड में जो हमने वैल्यू देनी है वो हम जो वैल्यू हमने डेटाबेस में से रिट्रीव की है उस आईडी के अगेंस्ट वो वैल्यू हमने जो वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है इनपुट फील्ड का उसमें सेट कर देनी है। तो इस तरह से जब वो फॉर्म एग्जीक्यूट होगा तो उसे जो इनिशियल वैल्यूज़ नज़र आएंगी वो डेटाबेस की उस रिकॉर्ड की होंगी जिसे यूज़र जो है अपडेट करना चाह रहा है। तो इस तरह से एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है जो अपडेट का पेज है जिसमें हमने फॉर्म डिस्प्ले करना है, और फॉर्म को डिस्प्ले करने के बाद हमने जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने डिस्प्ले करना है। अगर हम इस पेज की जो सेकंड पेज है हमारी एग्जांपल का व्यू के बाद सेकंड पेज update.php, इसमें देखिए हम सबसे पहले जो है HTML के पेज एक स्टार्ट करते हैं। उस पेज पे हमने PHP का ब्लॉक स्टार्ट किया और PHP के ब्लॉक में हमने जो है वो रिकॉर्ड का आईडी जो है उसे गेट किया और उसे $ID जो है उस वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया। इसके बाद आप देखेंगे हमने जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया और connection.php की जो फाइल है उसे हमने इंक्लूड करवा लिया। अब हमने जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसे हमने सेलेक्ट करना है और उसे फैच करके हमने किसी अरे वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो आप देखेंगे हमने डाटा सेलेक्ट किया जिसके लिए हमने कमांड लिखी है select static from users where user id is equal to $ID। अब देखें $ID में उस यूज़र का आईडी पड़ा हुआ है जिसके रिकॉर्ड को हम अपडेट करना चाह रहे हैं, और उस आईडी के अगेंस्ट जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे हमने mysql_query के फंक्शन के थ्रू इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसे हमने $result वेरिएबल में ला के स्टोर कर दिया। अब आप देखें कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 12,
तो जो यूज़र का रिकॉर्ड है एग्जिस्टिंग वो हमारे पास डॉलर रिज़ल्ट के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब हमने इस रिकॉर्ड को फैच करना है। जैसा कि आप देखिए हमारे पास एक आईडी के अगेंस्ट जस्ट एक रिकॉर्ड होता है, तो हमारे पास जस्ट एक रो जो है वो फैच हो सकती है। तो इसलिए हमें जो है वो लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट एक दफ़ा mysql fetch का जो फंक्शन है उसे हम कॉल करेंगे। अब देखिए हम mysql fetch array का फंक्शन हमने, और इसे डॉलर रिज़ल्ट जो है वो हमने एज ए पैरामीटर पास किया जिसमें वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो इसने रो को फैच किया और डॉलर रो का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसे वो सारे की सारी रो असाइन कर दी। तो अब आप देखें कि जो डॉलर रो का वेरिएबल है उसे जो रो असाइन हुई है उसके 0 इंडेक्स के ऊपर यूज़र का आईडी पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स के ऊपर यूज़र का एग्जिस्टिंग नेम, 2 इंडेक्स के ऊपर यूज़र का ईमेल, 3 इंडेक्स के ऊपर यूज़र का जो है वो पासवर्ड, और 4 इंडेक्स के ऊपर यूज़र का जो पिक्चर का जो रेफरेंस है वो पड़ा हुआ है। अब आप देखें कि हमने एक फॉर्म बनाना है और उस फॉर्म में हमने डॉलर रो की वैल्यूज़ को जो है हमने वैल्यू के एट्रीब्यूट में सेट करना है। अब देखिए हमने लाइन नंबर 15 पे एक फॉर्म स्टार्ट किया, मेथड हम पोस्ट यूज़ कर रहे हैं और जो एक्शन है उसका नाम हमने रखा है up_action.php। तो ये हमारा एग्जांपल का 3rd पेज है, उसका नेम है जिस पे हमने अपडेट का जो स्क्रिप्ट है वो लिखना है। इसके बाद आप देखें लाइन नंबर 16, इस पे हमने एक टेबल स्टार्ट किया है ताकि जो फॉर्म हम बनाएंगे वो उसके जो फील्ड्स हैं उसे हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज्ड वे में वेब पेज पे दिखा सकें। अब आप देखेंगे हमने एक सबसे पहले जो इनपुट फील्ड बनाई है वो हिडन फील्ड बनाई है। हिडन फील्ड जैसा कि हमने HTML में पढ़ा था कि ये जो हिडन फील्ड होती है वो यूज़र को नज़र नहीं आती, लेकिन इसमें जो हम वैल्यू पास करते हैं वो वैल्यू हम जो एक्शन पेज है उस पर रिट्रीव कर सकते हैं। हमें हिडन फील्ड की ज़रूरत क्यों पेश आई? अभी आप देखेंगे हम यूज़र को अलाउ करना चाह रहे हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड, इसमें से कोई एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर ले, लेकिन यूज़र के पास ये राइट नहीं है कि वो अपना आईडी जो है उसे चेंज कर सके। तो हम जो यूज़र का आईडी है उसे हमने नेक्स्ट पेज पे भेजना है ताकि हम अपडेट की कमांड में वो आईडी पास कर सकें, लेकिन आईडी हम यूज़र को दिखाना नहीं चाह रहे। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज का लिंक भी नहीं है, बल्कि हमने फॉर्म को सबमिट करना है। तो उसमें जो बेहतर सोल्यूशन है वो ये है कि हम हिडन फील्ड में आईडी जो है वो ट्रांसफ़र कर दें और नेक्स्ट पेज पे ताकि वो आईडी हमें मिल जाए। तो इस वजह से हमने जो फर्स्ट फॉर्म में जो फर्स्ट इनपुट फील्ड है वो हमने हिडन टाइप का बनाया है। इसे हम फॉर्म के अंदर किसी भी जगह पे बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये बिल्कुल टॉप पे होगा। आप इस इनपुट फील्ड में देखें टाइप हिडन नेम आईडी, यानी जब हम ये डाटा को एक्सेस करेंगे तो आईडी के नेम से हम एक्सेस कर सकते हैं। और वैल्यू, अब देखें वैल्यू हमने सेट की है $ID। हमारे पास जो इस पेज पे $ID में था वो इस रिकॉर्ड का आईडी पहले से पड़ा हुआ था, तो हमने जस्ट $ID जो है वो पास किया, इको के थ्रू हमने राइट किया वैल्यू में। तो अब आप देखेंगे जो आईडी का हिडन फील्ड बनेगा उसका नेम आईडी है और उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो यूज़र का जो आईडी है वो पड़ा हुआ है जिसे हमने अपडेट करना है। आईडी के बाद हमने जो है इनपुट फील्ड बनाना है जिसमें यूज़र नेम को हमने डिस्प्ले करना है, एग्जिस्टिंग नेम को। इसके लिए आप देखेंगे लाइन नंबर 17 पे हमने एक रो स्टार्ट की है, टेबल हमने 16 पे स्टार्ट किया था। इसका जो फर्स्ट टीडी है उसमें हमने यूज़र नेम लिखा, फर्स्ट कॉलम यूज़र नेम होगा। जो सेकंड कॉलम है उसमें एक इनपुट फील्ड है जिसका टाइप जो है वो टेक्स्ट है
और नेम जो है वो नेम है। वैल्यू जो है वो हमने इसे जो असाइन की है वो रो वेरिएबल का 1 इंडेक्स है। आप देखिए रो वेरिएबल के 1 इंडेक्स के ऊपर यूज़र का एग्जिस्टिंग नेम पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब ये इनपुट फील्ड डिस्प्ले होगी तो इसमें जो वैल्यू होगी यानी जो हमें डिस्प्ले हो रही होगी वो यूज़र का एग्जिस्टिंग नेम होगा। हमने सेकंड सेल को ख़त्म किया और इसी तरह से रो को ख़त्म किया और एक नई रो जो है वो स्टार्ट की लाइन नंबर 23 पे, जिसमें हम सेकंड इनपुट फील्ड जो है वो बनाएंगे ईमेल के लिए। अब देखिए लाइन नंबर 23 में रो स्टार्ट हो रही है। इस रो का जो फर्स्ट सेल था उसमें हमने यूज़र ईमेल का लेबल लिखा और जो सेकंड सेल है लाइन नंबर 25 पे टीडी स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप देखें इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ईमेल और वैल्यू जो है वो है हमारे पास रो का इंडेक्स 2। आप अगेन देखिए रो के इंडेक्स 2 के ऊपर हमारे पास यूज़र का एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब ये डिस्प्ले होगा तो यूज़र का एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस हमें पहले से नज़र आ रहा होगा। इसके बाद जो थर्ड रो हमारे पास बनती है उस पर हमने एग्जिस्टिंग पासवर्ड को डिस्प्ले करना था। तो हमने फॉर्म टेबल की एक और रो स्टार्ट की। उस रो में हमने फर्स्ट सेल में जो लेबल दिया है वो है यूज़र पासवर्ड और जो सेकंड सेल है उसमें हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम पासवर्ड। अभी देखिए इसका इस इनपुट फील्ड का हमने नेम जो है वो पासवर्ड रखा है। वैल्यू रो का इंडेक्स नंबर 3 जिसमें एग्जिस्टिंग पासवर्ड पड़ा हुआ है और उसके बाद हमने जो है टीडी और रो को जो है हमने क्लोज कर दिया। अब जो फाइनल हमारे पास रो बनती है उस रो में हमने जो है वो एक सबमिट का बटन बनाना है। तो आप देखें लाइन नंबर 35 पे हमने एक और रो स्टार्ट की। 36 पे हमने एक कॉलम बनाया। इस कॉलम में हमने कॉल स्पेन 2 दिया है ताकि वो एक ही कॉलम हो और उसमें एक ही सेल बने जिसकी जो विड्थ है वो 2 कॉलम्स तक यानी पूरे टेबल तक हो। इनपुट टाइप हमने सबमिट और वैल्यू अपडेट, यानी जब ये बटन बनेगा सबमिट का तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट होगा वो होगा अपडेट। और टेबल को ख़त्म किया, फॉर्म को ख़त्म किया और बॉडी का टैग और जो HTML का टैग है वो क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि इस फॉर्म में हमने सबसे पहले यूज़र जो रिकॉर्ड अपडेट करना है उसका आईडी हमने गेट किया, डेटाबेस से कनेक्शन बनाया और आईडी के अगेंस्ट जो यूज़र्स के टेबल में रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है उसे हमने सिलेक्ट किया, उस रिकॉर्ड को हमने फेच किया और उसके बाद हमने एक फॉर्म स्टार्ट किया। तो जो पेज पे आउटपुट पहली आउटपुट होगी वो फॉर्म ही होगा। उस फॉर्म में हमने 3 फील्ड्स बनाई हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड के नाम से, और मेथड जो हमने यूज़ किया था वो पोस्ट का यूज़ किया था। अब इन तीनों इनपुट फील्ड्स में जो वैल्यूज़ हमने सेट की हैं वो वैल्यूज़ हमने जो है वो यूज़र का नेम, एग्जिस्टिंग ईमेल और एग्जिस्टिंग पासवर्ड जो है वो वैल्यू के एट्रीब्यूट में हमने सेट किया है। और साथ में जो एक की पॉइंट है वो ये है कि हमने यूज़र का जो आईडी है उसे हिडन फील्ड में हमने जो है वो आगे पास करना है। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्म डिस्प्ले होगा जिसमें यूज़र का एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होगा और हिडन फील्ड में यूज़र का आईडी भी हमारे पास होगा। यूज़र जैसे ही सबमिट पे प्रेस करेगा तो एक्शन में हमने up_action.php पेज का एक्शन सेट किया था, तो वो पेज एग्जीक्यूट होगा जो कि हमारी एग्जांपल का पेज नंबर 3 है। अगर हम up_action.php की बात करें तो ये पेज बेसिकली यूज़र की जो नई वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को रिट्रीव करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगा और अपडेट की कमांड एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब देखिए आपके यूज़र जो इस फॉर्म में नई अपडेटेड वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करेगा वो वैल्यूज़ जो हैं वो पोस्ट मेथड की वजह से $_पोस्ट का जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वहाँ पे स्टोर्ड है, वहाँ से हमने रिट्रीव की, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया और अपडेट की कमांड जो है एग्जीक्यूट कर दी।
इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शनल स्टेप है कि हम रीडायरेक्ट कर दें व्यू पेज की तरफ, ताकि जो अपडेटेड रिकॉर्ड है उसे हम जो है वो व्यू कर सकें। अगर हम इस पेज के कोड की बात करें तो आप देखें कि सबसे पहले हमने जो यूज़र की इनपुट थी उसे रिट्रीव किया। यूज़र आईडी हिडन फील्ड में पड़ा हुआ था, हिडन फील्ड का नाम आईडी था, तो उसे हमने $ID का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा दिया। यूज़र का नेम जो है वो नेम के नाम से, इनपुट फील्ड के नाम से था, उस नेम को हमने जो है $name वेरिएबल में स्टोर किया। इसी तरह से ईमेल और पासवर्ड $post के जो सुपर ग्लोबल अरे है वहाँ से हमने रिट्रीव कर दिए। डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है उसके लिए हमने connection.php की जो फाइल है उसे इंक्लूड किया। अब देखिए हमने अपडेट की इंस्ट्रक्शन लिखी है। अपडेट यूज़र्स सेट यूज़र नेम इज इक्वल टू $name, यानी जो यूज़र नेम का जो कॉलम है उसकी जगह अभी जो यूज़र ने नया नेम हमें प्रोवाइड किया है ये नेम जो है वो सेट करना है। यूज़र ईमेल की जगह ये नया वाला ईमेल अपडेटेड जो है, और यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड की जगह $पासवर्ड में जो नया पासवर्ड पड़ा हुआ है वो अपडेट कर देना है। वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू $ID। तो जो देखें वही रिकॉर्ड है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसी आईडी के अगेंस्ट जो है वो रिकॉर्ड अपडेट करना है, और MySQL अंडरस्कोर क्यूरी के थ्रू हम इस रिकॉर्ड को या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फाइनली हमने जो है रीडायरेक्ट कर दिया जो हमारा व्यू का पेज था जिसका नाम हमने रखा हुआ था व्यू विद एडिट .php, वहाँ पे हमें ट्रांसफ़र कर दिया। और लाइन नंबर 14 जो है उस पर जो है PHP का कोड एंड हो गया। तो इस तरह से देखें आपके हमने जो थर्ड पेज है उस पेज पे जो अपडेट का एक्चुअल कोड लिखा है। आइए हम इन तीनों पेजेस का जो कोड है उसे ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन हम जो है वैम सर्वर के होम पेज पे गए। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास लेक्चर 31 का जो फोल्डर है उसमें हमारे पास सारे वेब पेजेस पड़े हुए हैं। इसमें हमने जो पेज व्यू करना है वो हमारे पास है व्यू विद एडिट .php। हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले हो गया। और एक्शन के पेज के ऊपर हमारे पास अब दो बटन बने हुए हैं, डिलीट जिसे हम पहले एग्जीक्यूट कर चुके हैं, और अपडेट। हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। देखिए हमने जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया हमारे पास एक update.php आप एड्रेस बार में देख सकते हैं कि ये पेज जो है वो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र हो गए, और साथ में उस रिकॉर्ड का जो आईडी है जो कि 10 था वो साथ में अटैच होके हमें जो विजिबल है URL में। आप देखेंगे जो फॉर्म में प्रीवियस रिकॉर्ड है वो हमें नज़र आ रहा है। हम इसे अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो उमर था इसकी जगह मैं साद लिख देता हूँ। इसी तरह से umar@yahoo.com की जगह हम जो है saad@yahoo.com कर लेते हैं, और पासवर्ड 1 2 3 और 4। तो आप देखिए हमने तीनों वैल्यूज़ को अपडेट कर लिया, और हम अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे जब ये अपडेटेड वैल्यूज़ आगे ट्रांसफ़र होंगी तो जो ID 10 है वो हमने हिडन फील्ड में पास किया हुआ है, और जो इस फॉर्म का एक्शन पेज था up_action.php वो एग्जीक्यूट होगा, वो रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और हमें ट्रांसफ़र कर देगा दोबारा से व्यू विद एडिट .php पे, जो कि हमारा मेन पेज था। आप देखिए मैंने अपडेट पे क्लिक किया और हम ट्रांसफ़र हो गए व्यू विद एडिट .php पे। और आप इस रिकॉर्ड को देखेंगे हमारे पास तीनों फील्ड्स saad@yahoo.com और 1 2 3 4 हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर हम दोबारा से अपडेट देखें और पुरानी वाली वैल्यूज़ को हम लिखना चाहें, हमने उमर नेम लिखा, umar@yahoo.com जो है वो दोबारा से लिख लिया, और पासवर्ड जो था 1 2 3। तो आगे देखिए हमने दोबारा पहले वाली वैल्यूज़ लिखी और अपडेट पे क्लिक किया। हम दोबारा से जो है वो व्यू विद एडिट .php
कि पेज पे ट्रांसफ़र हो गए और हमें जो है वो दोबारा से पहले वाली वैल्यूज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से आप देखें कि वो तीनों पेजेस मिलके वो एग्जांपल को कंप्लीट कर रहे हैं और हमें अपडेट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेक्चर के आखिर में हम आज के जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन्हें समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हम जो PHP को यूज़ करते हुए MySQL के रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखें हमने जो 2 बेसिक स्टेप थे वो ये था कि हम डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं और उसके बाद डिलीट का जो कमांड है SQL इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में से डिलीट हो जाता है। फिर हमने एक एग्जांपल देखी, उस एग्जांपल में हमने डेटाबेस में से रिकॉर्ड जो हैं वो रिट्रीव किए और जो एट्रीब्यूट्स थे या रिकॉर्ड के जो फील्ड्स थी उसके साथ हमने एक एक्शन का जो कॉलम है वो ऐड किया। उस एक्शन के कॉलम में हमने यूज़र्स को जो है वो डिलीट का बटन लिंक जो है डिलीट पेज का वो क्रिएट किया और जो लिंक क्रिएट किया था उसमें हमने जो रिकॉर्ड है उसका आईडी साथ में अटैच किया। तो वाइल का लूप एग्जीक्यूट होता रहा और रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिट्रीव होते रहे और उस हर रिकॉर्ड के साथ जो है वो लिंक डायनेमिकली क्रिएट होते रहे और साथ में आईडी अटैच होता रहा। यूज़र ने जैसे ही प्रेस किया डिलीट के बटन के ऊपर तो हमने जो है वो कंफर्म बॉक्स का भी इंस्ट्रक्शन ऐड की थी। तो एक कंफर्म बॉक्स आता है और यूज़र अगर ओके प्रेस करता है तो डिलीट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है और वो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमने जो अपडेट का मेथड है MySQL में कि हम PHP को यूज़ करते हुए डाटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा। इसमें हमने देखा कि हमारे पास अपडेट का कमांड है, हम डाटा को रिट्रीव करते हैं जो हमने नया डाटा अपडेट करना है और डाटाबेस से कनेक्शन बनाया और अपडेट की कमांड एग्जीक्यूट की तो वो नया वाला डाटा जो है वो पुराने वाले डाटा को रिप्लेस कर लेता है। फिर हमने एक एप्लीकेशन जो है वो देखी, इसमें जो डाटा को डिस्प्ले का कोड था उसमें हमने डिलीट का कोड बटन जो है पहले से ऐड किया हुआ था तो हमने साथ में अपडेट का बटन भी जो है वो ऐड कर दिया। अपडेट के साथ भी हमने उस रिकॉर्ड का आईडी जो अटैच किया और लिंक कर दिया update.php के पेज को। update.php का जो पेज था उस पेज में हमने जो है एक फॉर्म क्रिएट किया और यूज़र को जो आईडी रिकॉर्ड का हमें ट्रांसफ़र हो रहा था उसके थ्रू एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस फॉर्म में हमने सेट कर दिया। हाँ, यूज़र जैसे ही अपडेट पे क्लिक करता है तो अब जो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो एक्शन पेज पे ट्रांसफ़र होती हैं और वहाँ पे हमने जो अपडेट का इंस्ट्रक्शन है वो उसे एग्जीक्यूट किया तो नई वैल्यूज़ जो हैं वो डेटाबेस में पुरानी वालों को रिप्लेस कर लेती हैं। तो इस तरह से हमने अपडेट का जो फंक्शन है उसे हमने एग्जांपल के थ्रू जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम डेटाबेस के साथ वर्किंग कर रहे हैं मज़ीद मटेरियल जो है स्टडी करना चाहें तो बिगिनिंग PHP एंड MySQL जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 30 है जो कि वर्किंग विद MySQL के नाम से है, तो आप उसे स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन जो हेल्प है वो अवेलेबल है, आप इस पे मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा और जो हमारे कोर्स का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो कनेक्शंस वेब एप्लीकेशन हम बनाना चाह रहे थे उसमें आप देखेंगे हमने 2 मेजर फंक्शंस रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, ये 2 फंक्शंस जो हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। जो बाकी रिमेनिंग फंक्शन थे वो था सेंड मैसेज, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और साइन आउट। तो ये 4 मेजर फंक्शंस जो थे वो रहते थे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है
इन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और कनेक्शन की जो वेब एप्लीकेशन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।